नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होने वाली है दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। लेकिन इससे पहले हमें लगता है कि अखिलेश यादव टाटा बाय बाय बोल देंगे इंडिया गठबंधन को। अखिलेश यादव के तेवर चुनाव से पहले, 3 राज्यों के चुनाव से पहले जिस तरह से उनकी भाषा कड़वी थी, तेवर उग्र थे, अभी उसमें कोई कमी नहीं आई है। कांग्रेस के प्रति उनका नजरिया अभी भी बदला नहीं है और जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर और प्रकारांतर से यह जाहिर कर रहे हैं कि वह इंडिया में ना आकर के एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। इसकी कोशिशें कुछ समय पहले हुई भी थी। केसीआर से अरविंद केजरीवाल भी मिले थे और अखिलेश यादव भी मिले थे और तीसरा फ्रंट बनाने की बात शुरू हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में केसीआर की बुरी तरह से हार हुई है। इस तरह से तीसरा फ्रंट का इनका आइडिया भी फ्लॉप हो गया है। अब अखिलेश यादव के सामने 2 विकल्प हैं, या तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और कांग्रेस पार्टी को वाजिब सीटें दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों पर, और दूसरा है कि इंडिया से दूरी बना करके उत्तर प्रदेश में अपने ढंग से चुनाव वैसे ही लड़ें जैसे पहले लड़ते थे। वक्त की नज़ाकत को पहचानते हुए कांग्रेस ने भी अखिलेश को के मनुहार को, उनकी नाराजगी को दूर करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि मायावती से पींगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की कई दौर बात हो चुकी है मायावती से, और मायावती संकेत दे रही हैं कि वो इंडिया में आ सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो हमें लगता है कि कांग्रेस सही दिशा में जा रही है और अखिलेश यादव अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो शायद अखिलेश यादव से ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास सिर्फ पिछड़ी जातियों के वोट हैं और सभी पिछड़ी जातियों के नहीं, जो अति पिछड़ी जातियां होती हैं वो वोट अखिलेश के पास नहीं है, वो वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। यादव और कुछ ऊंची जातियां जैसे कुर्मी, मौर्य और पटेल, इनके जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं, जो कि बढ़े चढ़े हैं, जो कि ओबीसी हैं जरूर, लेकिन शक्तिशाली हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक चेतना है उनके अंदर। तो ऐसे कुछ पिछड़ी जातियों के नेता और पिछड़ी जातियों के मतदाता अखिलेश के साथ हैं, लेकिन अति पिछड़ी जातियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब्जा है और इन्हीं अति पिछड़ी जातियों ने 44% वोट दिया था बीजेपी को 2019 में। तो इस बार गणित साधने के लिए यह माना जा रहा था कि अखिलेश यादव को इंडिया में शामिल करके सीटों का बंटवारा होगा और ये तो निश्चित है कि ज़्यादातर सीटें अखिलेश यादव अपने पास रखेंगे, कुछ गिनी चुनी सीटें ही देना चाहेंगे। लेकिन जब वो खुल करके कह रहे हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश में भी इस बात को कहा था कि अभी आपके हाथ में है सीट देना और आप नहीं दे रहे हैं, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो हम भी देख लेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उसी देख लेने की बात जो कही थी, वही देख लेने की बात के तहत अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से नीचे मान रहे हैं और
कांग्रेस को वाजिब हिस्सा सीटों के मामले में देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सीटों के मामले में कोई समझौता वैसे नहीं हुआ है, ये अपनी तरफ से अखिलेश यादव कह रहे हैं। अभी तो किसी भी घटक दल में सीटों पर समझौता नहीं हुआ है, लेकिन 17 दिसंबर के बैठक में ही बल्कि सीटों का समझौता होना शुरू हो जाएगा। तो अखिलेश यादव अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर वो इंडिया से अलग हटते हैं तो। और कांग्रेस वक्त की नज़ाकत को पहचानते हुए मायावती के साथ पींगे बढ़ा दी है। अखिलेश यादव इससे खफा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें लगातार फोन पर हो रही हैं मायावती से, और लगता है कि मायावती से कोई बड़ी डील भी हो गई है। इसीलिए अखिलेश यादव और ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और मायावती की बात जहां तक है, पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम माना जाता था, और भारतीय जनता पार्टी के नेता खास करके मोदी और शाह से खौफ खाती थी। क्यों खौफ खाती थी आपको पता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कभी भी किसी भी समय सीबीआई, ईडी, आईटी इनका पीछा कर सकती है। फाइल बनकर के तैयार है बहुत पहले से, और बंदर घुड़की भारतीय जनता पार्टी देती रहती है समय समय पर मायावती को। इसीलिए मायावती पहले कांग्रेस में नहीं आना चाहती थी, और अभी भी ऑफिशियली रूप से इंडिया में नहीं आई हैं, लेकिन अंदरूनी बातचीत हो चुकी है, अंदरूनी रूप से इंडिया में आ चुकी है, और खुले तौर पर इंडिया में आएंगी तब जब मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद खुल करके आएंगी और बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार भी करेंगी, रैलियां करेंगी, शो करेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन अभी छिपा करके अपना कार्ड बैठी हुई हैं मायावती। और मायावती इस बीच चुनाव होने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा है वह भी गौरतलब है। मायावती मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ी हैं, और अखिलेश यादव को तो कोई सीट आई नहीं है, लेकिन मायावती सीट भी लाई है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और अखिलेश यादव से कई गुना ज़्यादा मत प्रतिशत भी हासिल की हैं। अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में 0.4% मत मिले हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मायावती ने वोट हासिल किया है मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। छत्तीसगढ़ में तो उनके एक प्रत्याशी लालचंद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि ईवीएम का छक करके उपयोग किया गया है, क्योंकि उन्हें एक भी मत नहीं मिला है लालचंद पटेल को। और लालचंद पटेल का यह भी कहना है कि कम से कम एक वोट तो हमारे हिस्से आना चाहिए था, जो वोट मैंने दिया था, लेकिन वो भी नहीं आया। इसका मतलब है ईवीएम में खेला हुआ है। मायावती इससे खफा है। चुनाव होने के बाद से ही मायावती खफा है, और चुनाव परिणाम डिक्लेयर होने के बाद और ज़्यादा खफा हो गई हैं मायावती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साम दाम दंड भेद ईवीएम का उपयोग करके 3 राज्यों का चुनाव जीता है, उससे मायावती बहुत ही खफा है। और उन्होंने तो ईवीएम में सेटिंग का भी आरोप लगा दिया है, जिस तरह से कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है, कई नेताओं ने आरोप लगाया है ईवीएम सेटिंग का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या एनडीए में न जाकर के मायावती संकेत दे रही हैं कि वो इंडिया में आ रही है, और इसके लिए बातचीत चल भी रही है। अभी थोड़े समय पहले मायावती का 24 घंटे पहले मायावती का ट्वीट आया है,
जो कि मोदी के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ढंग से नहीं लागू किया गया है, संविधान को नजरअंदाज किया गया है। ऐसी कौन सी स्थिति थी कि मोदी राज के पहले किसी भी गरीब को अन्न देने की जरूरत नहीं पड़ी, और मोदी राज आने के बाद 5 किलो राशन पर 81 करोड़ जनता जिंदा है। यह सवाल उठा रही है मायावती। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और उनका कहना है अगर ढंग से संविधान को लागू किया गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि रोजी रोटी के अभाव में आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया है महंगाई के कारण। इसलिए गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोग, बीपीएल कार्डधारी लोग आज भुखमरी की स्थिति में हैं और उन्हें जिंदा रखने के लिए 5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो इनकी ऐसी स्थिति क्यों हुई? और इसमें ज़्यादातर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक ही हैं जो भुखमरी के शिकार हैं, जो 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। तो इस तरह से मायावती ने जो सवाल उठाया है वह वाजिब है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गरीबी और भुखमरी को लोक कल्याणकारी कार्य कहते हुए इन्हें राशन देने की बात किया और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, तो इससे यही लगता है कि अब मायावती, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी सराहना करती थी, कभी गुणगान करती थी, लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद उनसे खफा है और सवाल पर सवाल पूछती जा रही हैं ट्वीट करके। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि साम दाम दंड भेद ईवीएम किसी भी तरह से हर हाल में चुनाव जीतना चाहती थी और जीत ली। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि हम हैट्रिक लगा दिए हैं 3 राज्यों को जीत करके और अगला हैट्रिक होगा 2024 का चुनाव, तो इससे यही माना जा रहा है कि क्या ईवीएम की सेटिंग, ईवीएम का खेला 2024 में भी होने वाला है? हो सकता है, क्योंकि ईवीएम के ऊपर जितने सवाल उठ रहे हैं उससे यही लगता है, जितने विश्लेषक, पत्रकार, नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बल्कि पेपर बैलेट के आधार पर होना चाहिए। मुहर लगा करके वोट देने की प्रक्रिया फिर से अपनाई जानी चाहिए, जैसा कि 1998 के पहले चुनाव होता था। 1998 से ईवीएम आया है और 2009 में भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी तो हार का ठीकरा लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी भी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे थे। और जीबीएल नरसिम्हा राव ने तो इस पर एक पुस्तक ही लिख डाली थी, ईवीएम के खिलाफ कैसे घोटाला किया जा सकता है, इस पर पूरी उनकी एक पुस्तक आई थी। यही नरेंद्र मोदी जो 2009 में ईवीएम का विरोध करते थे, अब वे ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहते, पेपर बैलेट से चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष और इंडिया बड़ी मुस्तैदी के साथ मांग कर रहा है कि अभी वक्त है, ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ठप्पा मुहर का लगा करके चुनाव होना चाहिए। अब इस पर कितना कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या मामला अदालत में जाता है, क्या होगा वह तो समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि एनडीए और इंडिया में टक्कर जोर की होने वाली है और इंडिया से जो नेता बाहर जाना चाहते हैं उन्हें मनाने के लिए भी कांग्रेस सहमत नहीं है। अगर अखिलेश यादव
इंडिया से हटना चाहते हैं और उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, तो कांग्रेस इनके पीछे नहीं पड़ेगी, बल्कि मायावती से संपर्क कर चुकी है, डील हो चुकी है और समय आने पर वो इंडिया में ऑफिशियली शामिल हो जाएंगी। मायावती के तेवर जिस तरह से नरेंद्र मोदी के प्रति उग्र है और अखिलेश यादव के प्रति उग्र है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस के साथ वो जा रही है। तो आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। 17 दिसंबर को बैठक है इंडिया की। अभी तो मायावती उसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन हमें लगता है कि अखिलेश यादव के अलावा बाकी सभी घटक दल इंडिया में आ सकते हैं। अखिलेश यादव भी कब तेवर बदल करके मुलायम पड़ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सियासत पल पल बदलती रहती है, रंगत बदलती रहती है। कब अखिलेश यादव को सद्बुद्धि आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आ भी सकते हैं इंडिया में, अभी कोई ऐसा इनकार दोनों तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन मायावती का आना तय हो गया है। अब इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की स्थिति में खड़ा हो गया है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी, जिसकी की संभावना है, सियासी जगत में ऐसा कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं और कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले हैं, ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले हैं। और इस आहट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन अभी इंडिया को मजबूती देना है, अभी इंडिया को सीट बंटवारा करना है। सीट बंटवारे के समय भी एक ऐसा समय आएगा जब लगेगा कि कुछ पार्टियां जा रही हैं, क्योंकि सीट पर मुकम्मल रूप से कुछ भी फाइनल नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इंडिया को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं और इंडिया के घटक दलों को जेल में डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को जेल भेज चुके हैं। अगला नंबर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का है। उसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव को भी जेल में डालने की बात चल रही है। झारखंड में शिबू सोरेन को भी बात चल रही है कि उनको भी जेल में डाला जाएगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग करके इंडिया को ख़त्म करना चाहेगी, लेकिन इंडिया ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है तो दिल्ली की जनता चाहती है कि हम जेल के अंदर से मुख्यमंत्री पद संभालें और शासन चलाएं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता से सवाल भी किया और दिल्ली की जनता ने कहा अगर जेल होती है तो जेल के अंदर से आप शासन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि केजरीवाल को जेल में डालेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और अगर ऐसा करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी भूल करेंगे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और जो दिल्ली की 7 सीटों पर उनका कब्जा हो गया था, एक भी सीट पर कब्जा नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे होता क्या है। अभी तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मायावती, कांग्रेस, अखिलेश के जाने के बाद मायावती मजबूती के साथ कांग्रेस से जुड़ रही है और कांग्रेस रणनीतियां बनाने में मशगूल है, इंडिया को कैसे जिताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।